नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों। आज हम लोग देखेंगे बिहार का सामान्य अध्ययन में बिहार के सामान्य परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, बिहार का कोई भी एग्जाम में बिहार से जुड़े हुए पॉइंट्स हर बार पूछे ही जाते हैं कुछ न कुछ। बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या बीपीएसएसआई का या आपका बिहार दरोगा का या बिहार पुलिस का, एक आम भारतीय और बिहारी होने के कारण आपको बिहार से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहिए। तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और आशा करते हैं आप लोग इन सब फैक्ट से पहले से रूबरू हुए होंगे और अपने को अपडेट करके रखे होंगे। लेकिन एक बार इस वीडियो को देखने से आपको इसका रिवीजन भी हो जाएगा और अगर बहुत सारे बिंदु हैं, अगर इसमें से कुछ आपको नहीं पता है तो वो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो फ़ायदा देगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बिहार के सामान्य परिचय में कौन कौन से बिंदु हैं और उसको किस तरह से देखा जाए, याद रखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि बिहार का नाम बिहार क्यों है। क्योंकि बोर्ड छोटा है और मैंने वीडियो को छोटा रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को पहले से लिख दिया है। इस बिंदु को छोटा छोटा करके चर्चा करते जाएंगे। चलिए देखते हैं। बिहार का नाम जो है बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा है, इसका मुख्य कारण है। बिहार के नाम की जो चर्चा है सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण की रचना जो है 800 BC के आसपास मानी जाती है। ठीक है, बिहार का जो वर्तमान नाम है ये 11वीं से 12वीं सदी के बीच में इसका बिहार नाम पड़ा है। ठीक है, लेकिन अभी जो बिहार का नाम है बिहार, वो तुगलक काल में अंतिम रूप से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, और ये शतपथ ब्राह्मण से संबंधित जो बात है वो एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है कि इसकी पहली चर्चा कहाँ पे की गई है। तो शतपथ ब्राह्मण में बिहार के अंग और मगध क्षेत्र की चर्चा की गई है। हालांकि ऋग्वेद में भी बिहार के लिए कीकट और ब्रात्य शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन वो एक्चुअल में ये नहीं माना जाता है कि इस बिहार के लिए ही हुआ है। ठीक है, तो पहली चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में होती है बिहार की चर्चा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल में मिला हुआ था। तो 1 अप्रैल 1912 को घोषणा हुआ था कि जब जॉर्ज पंचम का दरबार लगा था 1911 में, तो दिसंबर 1911 में यह डिसीजन लिया गया कि बिहार को भी एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया, तभी बिहार और उड़ीसा मिला हुआ था। ठीक है, उसके बाद 22 मार्च 1912 को विधिवत रूप से बिहार का अलग राज्य के रूप में अधिसूचित किया गया। तो बिहार एक अलग प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर 22 मार्च 1912 को बना। उसके बाद बिहार से 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का विभाजन हो गया, यानी बिहार से उड़ीसा कट के अलग राज्य बन गया। ये विभाजन जो हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बिहार का अंतिम रूप से विभाजन जो है स्वतंत्रता के बाद बिहार से काट करके ये 15 नवंबर 2000 को कौन सा प्रदेश बना था, तो ये बना था झारखंड। इससे सब आप सब वाकिफ होंगे ही। ठीक है, अब देखिए जब बिहार अलग हो गया था 1912 में, तो बिहार के लिए उच्च न्यायालय यानी पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो हुई थी 1916 में हुई थी, और पटना विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की 1917 में। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च जो है वही तिथि है जब से विधिवत रूप से बिहार एक अलग राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये बिहार दिवस हम लोग कब से मनाते हैं, देखिए 2010 से इसकी शुरुआत हुई है। बिहार दिवस के त्यौहार के रूप में बिहार सरकार मनाती है। ठीक है, हाल ही में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को एक निवेदन भेजा है कि 3 दिसंबर को हम लोग मेघा दिवस के रूप में मनाएंगे। क्यों मनाएंगे मेघा दिवस के रूप में, तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, हमारे बिहार से संपर्क रखते हैं, मतलब ताल्लुक रखते हैं, उसके जन्म तिथि, उसका जन्म कब हुआ था 1884 3 दिसंबर को। उसके उपलक्ष्य में मेगा दिवस मनाने का निर्णय लिया है और वो केंद्र के पास वो भेजी है। ठीक है, अब देखते हैं कि बिहार का जो राजकीय भाषा, पहला भाषा राजकीय कौन सा है, वो हिंदी है। बिहार की पहली राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी उर्दू है। तो इसको कब बनाया गया था, 1984 में। कभी कभी ईस्वी भी पूछ लिया जाता है। अब देख लेते हैं कि राजकीय में पशु पक्षी कौन कौन से हैं। राजकीय पशु जो है बिहार का बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, पुष्प जो है वो गेंदा है, वृक्ष पीपल,
मछली, मांगुर मछली, मोंगरी मछली भी कहते हैं इसको, फल, आम, और उसके बाद अद्वितीय पर्व छठ है। छठ पर्व क्या हो, सूर्य को समर्पित पर्व है। इससे संबंधित भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है, और कभी पूछ लिया जाता है कि छठ पर्व किससे संबंधित है। छठ पर्व आप लोग को पता ही होगा, दिवाली के बाद 6 दिन के बाद छठ पर्व मनाते हैं। अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स को। बिहार का जो सबसे ऊंची पहाड़ी यानी सर्वोच्च शिखर जो है वो सोमेश्वर पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई जो है 874 मीटर है। ये वेस्ट चंपारण में पड़ता है ये, ठीक है, उसी के। अब देखिए बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अक्षांश आपको पता ही होगा, पृथ्वी में जो ये समांतर रेखाएं होती है उसी को अक्षांश कहते हैं, और ये जो लंबी रेखाएं होती हैं वो देशांतर होती है। तो ये क्या करती है, ये किसी भी जगह का कोऑर्डिनेट्स बतलाती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। और देशांतरीय विस्तार ये देखिए, ये भी पूर्वी देशांतर में है। अक्षांशीय विस्तार जो है उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि पूरा भारत जो है उत्तरी अक्षांश में। ये देखिए साइड में इंडिया का भी कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसी के बीच में बिहार भी है, क्योंकि पूरा भारत के अंदर के ही बिहार का कोऑर्डिनेट्स भी आएगा। तो ये देशांतर कौन सा है, पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर में कितना, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक ये बिहार का हो गया। और ये 68 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ये इंडिया का हो गया। तो इंडिया के अंतर्गत ही बिहार आएगा। देखिए बिहार की ज्यामितीय आकृति जो है वो आयताकार है। इसका क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया का जो है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 32,87,463 के आसपास है। तो वो क्या है, इसका इंडिया का 2.86% क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। इसका 2.86 के आसपास इसका क्षेत्रफल है। ये देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार पूरे भारत के राज्यों में 13वें स्थान पे है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी लंबाई। लंबाई जो है नॉर्थ से साउथ कितना है, 345 किलोमीटर बिहार की, और इंडिया की 3214 किलोमीटर। उसी तरह से वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट विड्थ, जिसको हम लोग विड्थ कहते हैं बिहार का, वो कितना है, 483 किलोमीटर। उसी तरह से देख लीजिए ये इंडिया का 2933 किलोमीटर। और ये देख लीजिएगा, थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इसका जो है बिहार का नॉर्थ टू साउथ लेंथ बनस्पत ईस्ट वेस्ट से कम है, लेकिन इंडिया का जो है ईस्ट वेस्ट से नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइट, यानी बिहार का जो ऊंचाई समुद्र तल से कितनी ऊंची है, तो वो 53 मीटर है, और फीट में ये 173 फीट होता है। बिहार में जो है औसत वर्षा कहाँ पे कितना होता है, वो 112 से 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और औसत दिनों की बात करेंगे तो वो 52.5 दिन, यानी 2 महीने से थोड़ा कुछ कम होता है, ठीक है। और बिहार में सबसे अधिक औसत वर्षा जो होती है, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है, ये याद रखेंगे। बिहार का चौहद्दी, यानी इसके चारों तरफ कौन कौन से स्टेट या कंट्रीज हैं, तो देख लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ में आपका नेपाल एक देश है, भारत का पड़ोसी देश जो बिहार से सटा हुआ है। और साउथ में झारखंड स्टेट, जो कि बिहार को काट के बनाया गया है। ईस्ट में आपको वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल मिल जाएगा, और वेस्ट में आपको क्या मिल जाएगा, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को। बिहार की जनसंख्या जो है वो अभी तक 2011 के जनगणना के अनुसार ही हम लोगों के पास उसका आधिकारिक डाटा है। तो उसके अनुसार जो जनसंख्या है वो 10,40,99,452 है। और इंडिया का उस समय में कितना था, 121 करोड़ और 5 लाख के आसपास, ठीक है। तो ये इंडिया की जनसंख्या का कितना है, 8.6%। तो देख लीजिए बिहार का जो है क्षेत्रफल कितना है, 2.86%, यानी इंडिया का क्षेत्रफल का 2.86% होते हुए भी ये जनसंख्या कितना धारण करती है, 8.6% इंडिया का। देखिए ये 3rd पॉपुलस स्टेट है इंडिया का, मतलब तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला स्टेट है बिहार। देखिए पहले स्थान पे यूपी है, इसका लगभग 20 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। और महाराष्ट्र
ये लगभग 12 करोड़ के आसपास इसका जनसंख्या है। अभी हालिया जो डाटा आया है, बिहार का जनसंख्या जो है बढ़ के 10 से 12.5 करोड़ के आसपास, 12 करोड़ 40 लाख के आसपास हो गया है NFHS 5 का जो डाटा आया है उससे। ठीक है, तो वो आगे जब आएगी तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये 2011 के अनुसार है। जनघनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कितने आदमी रहते हैं। ठीक है, देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी रहता है। तो जनघनत्व कितना है बिहार का, 1106, यानी 1106 आदमी जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इंडिया में देख लीजिए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। तो कितना अंतर है इंडिया और बिहार में। उसके बाद देखिए स्टेट में जो है तीसरा स्थान है, तो 2 स्थान किसका है, वेस्ट बंगाल का और केरल का है। मतलब दूसरा स्थान वेस्ट बंगाल और तीसरा स्थान केरल का है। दशकीय वृद्धि दर यानी 1 दशक 10 साल में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, ये प्रतिशत में देखेंगे 2001 की जनसंख्या से 2011, क्योंकि हम लोगों के पास जनसंख्या का जो डाटा है, आंकड़ा जनगणना का, वो 2011 का ही है। कोविड के कारण 2021 में कोई जनगणना हुई नहीं, तो हम लोग के पास अभी आधिकारिक यही डाटा है, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो 25.4% 1 दशक में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि हुई। ठीक है, इंडिया में लगभग 17.6% के आसपास। बाकी जो 2 देश रहते हैं, 2 राज्य, देश के 2 और दूसरे राज्य दूसरा और तीसरा नंबर पे, वो है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। मेघालय में है 27.9% और अरुणाचल प्रदेश में 26.1%। अब देख लीजिए जब स्टेट और यूटीज मिला के जब देखेंगे तब ये 6ठे नंबर पे आ जाता है, क्योंकि दिल्ली का लगभग 12,000 के आसपास जनघनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जब स्टेट यूटीज को मिला के देख लेंगे तो 6th रैंक आता है बिहार का। देख लीजिए बिहार के जिले में सर्वाधिक जो है किसका है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो वो है मधेपुरा का 31.1%। ये जो एक्चुअल में जो है इसका, ये इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 30.65% है। ठीक है, ये 2023 का इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, जनगणना के अनुसार 31.1%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर ये जो है अरवल का है, कहीं कहीं पे गोपालगंज भी देखने को मिलता है, लेकिन गोपालगंज 19% है, अरवल का 18.9% है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर। ग्रामीण आबादी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ग्रामीण आबादी यानी गांव में कितने लोग रहते हैं, और नगरीकरण कितना हो गया है बिहार का, नगर में कितने लोग रहते हैं, लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा 9.234 करोड़ यानी 88.7%, लगभग 90% के आसपास लोग बिहार में गाँवों में रहते हैं। जब वही भारत में जो है वो कितना है 68.8%। वहीं नगरीय आबादी जो इंडिया में कितनी है 31.2%। ये दोनों को मिला देंगे तो 100% पॉपुलेशन हो जाएगा। नगरीय आबादी बिहार में कितना है 1.17 करोड़ है, ये होता है 11.3%। देखिए 88 और इसको जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें सरकार द्वारा दावा किया गया कि 15.3% हो गया है हमारा नगरीय जनसंख्या। अभी क्या हुआ, अभी हालिया जो 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे है, 23-24 के बजट के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसमें यह दावा किया गया कि 16.2% नगरीय जनसंख्या हो गई। तो इन क्वेश्चनों में आप लोग थोड़ा संभल के देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अभी हाल का पूछ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पूछ रहा है, ये जनसंख्या के अनुसार पूछ रहा है। अगर कोई नहीं पूछा नॉर्मल है तो ये दे देंगे, और अभी अगर उसमें कुछ वर्तमान का प्रसंग डाल दिया गया तो हम लोग ये दोनों में से ही चुनेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ एग्जैक्ट कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार क्या है, तब तो आपको ये 16.2 लगाना पड़ेगा आंसर में। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं। हम लोग का बिहार में जो है लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं उसको कहते हैं लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। तो देखिए बिहार में जो है अभी 918 है प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या, और भारत में ये 943 है। मतलब ओवरऑल में भारत का बहुत ज़्यादा है, बिहार की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है ये लिंगानुपात। लिंगानुपात से क्वेश्चन लगभग हर बार पूछे ही जाते हैं कुछ न कुछ, या तो जिला वाला, आगे जिला वाला भी देखेंगे, या नहीं तो ओवरऑल इंडिया और ये बिहार को लेकर के। ठीक है, हम लोग यहाँ इंडिया का कंपैरिजन इसलिए करते हैं कि अगर कोई एग्ज़ाम में ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कितना का अंतर है, तो देख लीजिए 943 और 18 में कभी पूछ दिया जाएगा इंडिया और बिहार के लिंगानुपात में कितना अंतर है, जनघनत्व में कितना अंतर है, तो वो सब हम लोग के लिए एग्ज़ाम के माहौल में आसान हो जाएगा। इसीलिए देखिए शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उसमें भी लिंगानुपात का गणना किया जाता है। तो शिशु लिंगानुपात में इंडिया से थोड़ा बेहतर स्थिति है बिहार की। देख लीजिए आप लोग 919 है इंडिया का, और ये बिहार का कितना है 935। उसके बाद देख लीजिए शिशु आबादी ये कितनी है 1,91,00,000 बिहार में।
ठीक है। एससी, एससी का पॉपुलेशन यानी कि शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जाति होती है उसका जनसंख्या कितना है, 1,65,00,000, 1.65 करोड़ को ही 1,65,00,000 कह सकते हैं। वो प्रतिशत में कितना होता है, 15.9%। और इंडिया में है 20,13,00,000 जो है 16.6%। एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति वो कितना है, ये देखिएगा, ये लाख में थोड़ा ध्यान रखेंगे। बिहार का 13,36,000 के लगभग बिहार की टोटल जनसंख्या का जो है 1.3% ही है। और इंडिया में क्या है, 10,42,00,000 जो कि 8.6% है। देखिएगा इंडिया में एक चीज़ है याद रखने का आसान तरीका, ये देखिए इसके आधा के आसपास है लगभग, ठीक है। साक्षरता दर, साक्षरता और लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए साक्षरता जो है ओवरऑल पुरुष स्त्री का मिला के 61.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2001 में ये था 47%। कभी कभी ये भी पूछ जाया जाता है कितना वृद्धि हुआ है, ठीक है। उसी तरह से इंडिया का कितना था, इंडिया का कितना है 2011 के अनुसार 73%। उसमें देख लीजिए ये पुरुष और महिलाओं का अलग अलग दिया गया है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पुरुष की कितनी प्रतिशतता है और महिलाओं की कितनी है। तो पुरुष जो है बिहार में 71.2% और महिला 51.5% साक्षर है, यानी कि वो पढ़े लिखे हैं। 0 से 7 वर्ष के अधिक उम्र के जो महिलाएं हैं, तो देख लीजिए लगभग आधी महिलाएं बिहार की जो है वो क्या है, निरक्षर है, यानी वो पढ़ी लिखी नहीं है। और वही भारत में जो है पुरुष के लिए 80.9 यानी कि 81% के आसपास, और महिलाओं में 64.6%। एक डाटा और है कि बिहार में ग्रामीण कितनी साक्षरता है, तो रूरल ग्रामीण साक्षरता जो है वो 43.09% है। बिहार के जिलों का कुछ डाटा देख लेते हैं हम लोग। बिहार के जो जिलों में किसमें जनसंख्या अधिक है, जनघनत्व या क्षेत्रफल किसका अधिक है। सबसे पहले देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी कि बिहार के जिलों में जनसंख्या में कौन पहले नंबर पे है। तो सबसे अधिक जनसंख्या में पहले स्थान पे कौन सा जिला है हमारा, बिहार का राजधानी जो है पटना है, वो दूसरे स्थान पे ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण जो है, उसके बाद तीसरे स्थान पे मुजफ्फरपुर है, MZ पे लिखा गया है मुजफ्फरपुर के लिए। पटना की जनसंख्या लगभग 58 लाख है, हजार कुछ होगा, 58 लाख कुछ हजार, और ईस्ट चंपारण का लगभग 50 लाख है और मुजफ्फरपुर का 48 लाख। हम लोग ये 3 जिलों का इसलिए याद रखते हैं कि कभी कभी दूसरा और तीसरा याद में से भी पूछ लिया जाता है कि दूसरे स्थान पे कौन सा जिला है, इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है। और देख लीजिए अगर आपको 1-2 साल बाद क्या होगा, कुछ डाटा में बदलाव होता है थोड़ा सा, तो क्या होगा, शिवहर 1 नंबर पे आ जाएगा, अरवल 2 नंबर पे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को ये चीज़ पता रहेगा कि 3 पे ये है, 4 पे, तो अचानक से कोई नीचे से अचानक से 60 लाख में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्थान का इसलिए रखना जरूरी है। देख लीजिए न्यूनतम में क्या है, शेखपुरा, उसका जो है 6,36,000 यानी 6 लाख के आसपास जनसंख्या है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, सबसे अधिक पटना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये सब भी याद रखेंगे। दूसरे स्थान पे है शिवहर और तीसरे स्थान पे अरवल, दोनों का ये इसका 6,56,000 और इसका 7 लाख। सर्वाधिक जनघनत्व वही बताए थे जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं। तो सबसे अधिक देख लीजिए जो सबसे छोटा दूसरे स्थान पे जिला है वही सबसे अधिक जनघनत्व वाला है, कौन सा, शिवहर। इसका कितना है, 1882 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और पटना 1803 आदमी, दरभंगा 1781 आदमी। देख लीजिए एग्जाम का एक क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करते हैं। मान लीजिए कि आप ये सब डाटा जानते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत का जो जनघनत्व है उससे शिवहर का जनघनत्व कितना गुना है। अगर आप भारत का डाटा जानते हैं 382 है, तो लगभग देख लीजिए लगभग 6 गुना, यानी 5.5 से 6 गुना के आसपास शिवहर का जनघनत्व है। तो ये सब कभी कभी पूछ दिया जाता है। न्यूनतम में देखिए कैमूर, भभुआ एट कैमूर जानते होंगे, उसका जो है 488 व्यक्ति रहता है प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे पर जमुई 567 और तीसरे पर बांका 672। अब देख लीजिए सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण का सबसे अधिक क्षेत्रफल है बिहार में, उसका कितना है 5228 वर्ग किलोमीटर, और गया का 4928 2 नंबर पे है। न्यूनतम क्षेत्रफल में शिवहर आता है 443 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात देख लीजिए, एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है लिंगानुपात और ये साक्षरता दर से। तो लिंगानुपात में सबसे पहला कौन सा है, गोपालगंज 1021 यानी कि 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। सिवान दूसरे स्थान पे आता है 988, और सारल 954 के साथ तीसरे स्थान पे। न्यूनतम लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात यानी मुंगेर, तो भ्रूण हत्या या बच्चे में लड़कियों को मारने की ज़्यादा घटनाएं कह सकते हैं एक तरह से मुंगेर में ज़्यादा होती है।
तो मुंगेर का जो है न्यूनतम लिंगानुपात है। भागलपुर दूसरे नंबर पे आता है, मुंगेर के आसपास ही है। और उसके बाद खगड़िया 886। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। देख लीजिए, सर्वाधिक साक्षरता यानी ओवरऑल जो है वो कहाँ पे है? रोहतास में 73.4% और पटना में 70.7% के साथ पटना दूसरे स्थान पे, मतलब बिहार के जिलों में, और भोजपुर तीसरे स्थान पे 70.5%। ये याद रखेंगे, सर्वाधिक साक्षरता ओवरऑल में। अब देख लीजिए, न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे है? पूर्णिया में 51.1%। तो रोहतास में सबसे अधिक, सबसे कम पूर्णिया में। सीतामढ़ी दूसरे नंबर पे 52.1% और कटिहार 52.2% तीसरे नंबर पे। सर्वाधिक मेल लिटरेसी यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता देख लीजिए, रोहतास ओवरऑल पुरुष और महिला तीनों में एक नंबर पे है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। रोहतास में 82.9%। दो चीज़ें और ध्यान में रखेंगे, ये ओवरऑल जो है रोहतास का ओवरऑल ये इंडिया से भी अधिक है। इंडिया का जो है 73%, उससे लिटरेसी रेट रोहतास का अधिक है। और पुरुष में भी 80.9 जो है, उससे रोहतास का, पूरे भारत का जो साक्षरता दर है पुरुष का, उसमें से रोहतास का अधिक है। और एक नंबर पे बिहार में भी है। सिर्फ महिला में जो है 64% है, लेकिन रोहतास का महिला में 63% है। 64.6% है इंडिया का। लेकिन ये तो पुरुष और ओवरऑल में रोहतास जो है भारत से अधिक है। ये कभी एक बार पूछा गया है एग्जाम में कि रोहतास कौन सा जिला है, बिहार का कौन सा जिला है जो भारत के जो साक्षरता दर है, ओवरऑल साक्षरता दर उससे अधिक। देख लीजिए, दूसरे स्थान पे जो है साक्षरता सर्वाधिक पुरुष में कौन सा? भोजपुर। और तीसरे स्थान पे बक्सर। भोजपुर का 81.7% और बक्सर का 80.7%। न्यूनतम मेल लिटरेसी रेट कहाँ पे है? पूर्णिया में 59.1%। दूसरा नंबर पे कटिहार, पूर्णिया के बगल में जो जिला है कटिहार, 59.4% और सीतामढ़ी 60.6%। सर्वाधिक फीमेल लिटरेसी रेट यानी कि महिलाओं में कितना लिटरेसी रेट है? तो रोहतास सबसे नंबर 1 63%, मुंगेर दूसरे पर 62.1%, पटना 62% है। न्यूनतम फीमेल लिटरेसी रेट यानी सबसे कम देख लीजिए, सहरसा 41.7%, मधेपुरा भी 41.7% है। पॉइंट के बाद कुछ अंतर होंगे, इसीलिए मधेपुरा 2 नंबर पे है। और पूर्णिया जो है 42.3% के साथ तीसरे नंबर पे है। चलिए देखते हैं नगरीकरण के मामले में कौन कौन से जिलों का कौन सा स्थान है। सर्वाधिक नगरीकृत यानी सबसे ज़्यादा नगरीकरण जो है बिहार में किस जिले का हुआ है? पटना का हुआ है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मुंगेर, और तीसरे नंबर पे वर्तमान में नालंदा है, लेकिन 2011 की ये जो थी उसके अनुसार ये भागलपुर था पहले। अभी जो है नया इकोनॉमिक सर्वे आया है 2022-23 का, उसके अनुसार कुछ कुछ चीज़ें बदल गई। देखिए, सर्वाधिक नगरीकृत में पटना एक नंबर पे आएगा। पहले था 43.07% इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार। ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है वो इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार कुछ चीज़ें बदल गई हैं। तो मुंगेर 27.79% पहले था नगरीकरण, अभी जो है 28.3% हो गया है। तो आप प्रश्न की प्रकृति के अनुसार ही इसका उत्तर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, भागलपुर 19.83 था, अभी तीसरे नंबर पे जो है नालंदा आ गया है। ठीक है, अगर कुछ चर्चा नहीं है और करेंट का चर्चा है तो नालंदा करेंगे 26.2% नगरीकरण में, सर्वाधिक में तीसरे नंबर। न्यूनतम में देख लीजिए, ये पूरा बदल गया इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार। तो पहले देख लेते हैं, पहले से क्या था? समस्तीपुर 3.47%। अगर कोई नया बुक नहीं होगा, पुराना डाटा होगा बिहार से संबंधित, उसमें सब में आपको यही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ही अभी बदला है। तो जो भी नया करेंट अफेयर्स की बुक होगी या करेंट्स का अगर आप जानते होंगे बिहार से और इकोनॉमिक सर्वे पर अगर नज़र दिए होंगे तो आपको ये पता होगा कि मधुबनी, बांका और ये सीतामढ़ी हो गया अभी न्यूनतम इसमें नगरीकरण में। पहले क्या था? समस्तीपुर था, बांका था और मधुबनी था। इसका था 3.47%, इसका 3.5%, 3.6%। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार क्या हो गया? अभी सबसे न्यूनतम में एक नंबर पे है मधुबनी 3.6%। देखिए 3 नंबर पे था, अभी 1 नंबर पे आ गया। बांका 4.4 के साथ 2% और सीतामढ़ी 5.9 के साथ 3%। सर्वाधिक एससी आबादी गया का 1 नंबर है 30.39%। दूसरे नंबर पे नवादा 25.47% और औरंगाबाद 24.10% के साथ। न्यूनतम एससी आबादी में जो है किशनगंज है। ठीक है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, उसमें कितना है? 6.69%। कटिहार में 8.5% और भागलपुर में 10.49%।
सर्वाधिक एसटी आबादी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित ये हो गया अनुसूचित जाति और ये अनुसूचित जनजाति। तो सबसे अधिक कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण। ये वेस्ट चंपारण जो है आपको पता होना चाहिए कि नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है। कटिहार 5.86%, सबसे अधिक वेस्ट चंपारण के बाद कटिहार, उसके बाद तीसरे नंबर पर जमुई 4.48%। न्यूनतम में कौन सा है? खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, दोनों का लगभग 0.04% है। एक चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो चलिए अब देखते हैं थोड़ा जलवायु से संबंधित वृक्ष और वनावरण का क्या स्थिति है बिहार में अभी। ठीक है, अभी जो हमारे पास हालिया डेटा है सबसे लेटेस्ट वो क्या है? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का, उसी के अनुसार हम लोग अभी देखेंगे। देखिए 1987 से ये डेटा लिया जा रहा है, 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में हुआ था, उसी के अनुसार जो डाटा है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। बिहार में पूरा वन कितना है? 7381 वर्ग किलोमीटर। एग्जैक्ट जो है यह 7380.79 है। ठीक, अगर 7380.79 दिखे तो वो एग्जैक्ट वो डाटा होगा। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट करके 7381 वर्ग किलोमीटर कर दिए। ये ओवरऑल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होता है बिहार का? 7.84%। और वृक्षावरण कितना है देख लीजिए, 2341 वर्ग किलोमीटर, वो कितना होता है? 2.48%। दोनों मिला देंगे तो वृक्ष और वनावरण जब दोनों मिला के पूछा जाएगा तो 9722 वर्ग किलोमीटर, और ओवरऑल कितना हो जाएगा? 10.32%। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वर्तमान में किशनगंज है। ठीक है, और इसका जो पहले से भी किशनगंज ही था, अभी पिछले साल जो हो गया था, पिछले साल 21-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था वर्ष 21-22 में, उसमें वेस्ट चंपारण 2248 mm वर्षा के साथ 1 नंबर पे आ गया था, और किशनगंज जो है 2223.8 mm वर्षा के साथ दूसरे नंबर पे था। ठीक है, तो बहुत सारी पुस्तकों में आप लोग को वेस्ट चंपारण अभी देखने को मिलेगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो इसका जो डाटा सब लिया है वो 2-3 पुस्तकों के अध्ययन करने के बाद, और उसके बाद मैंने इसको इकोनॉमिक सर्वे बिहार का जो है दोनों साल का देख करके उसको मैच किया था। मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया था कि कहीं पे वेस्ट चंपारण लिखा हुआ है, कहीं पे किशनगंज लिखा हुआ है, तो क्या वास्तविक स्थिति क्या है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और उसके बाद पता लगाया, तो पता चला है ये जो है इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा है वो हम लोग का सितंबर 22-23 तक का है। ठीक है, तो सितंबर 22-23 तक में देख लीजिए, पूरे वर्ष में सितंबर 23 तक जो है 22-23 का वर्ष में सितंबर तक जो वर्षा हुई थी वो 2230 mm किशनगंज का ये हुआ था। ठीक है, और वेस्ट चंपारण का 922। तो देख लीजिए कितना का अंतर है, सीधा डबल का अंतर है। ये करंट ईयर है, उसके बाद का है 21-22 में देख लीजिए थोड़ा सा 24 mm का अंतर है। 2224 मान सकते हैं किशनगंज का और 2248 है वेस्ट चंपारण का। तो अगर दिया हुआ है तो तभी वेस्ट चंपारण मारेंगे, नहीं तो 100% किशनगंज ही सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरे स्थान पे जो है सर्वाधिक वर्षा में जो है वो अभी अररिया है 1200 mm के साथ, और सुपौल 1047 mm के साथ सितंबर 2022-23 के अनुसार। देखिए न्यूनतम वर्षापात कहाँ पे होता है, ये अरवल है दोनों में। ठीक है, पहले से भी और इकोनॉमिक सर्वे जो था 21-22 के साल के लिए भी और अभी का भी देख लीजिए। अभी कितना है 361.6 mm, और 21-22 के अनुसार कितना था पूरा वार्षिक के अनुसार, ये 850.1 mm था। दूसरे स्थान पे मुंगेर 439 mm, और तीसरे स्थान पे सारण 378 mm। 21-22 में जो था इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार, 22-23 के अनुसार इकोनॉमिक सर्वे यानी 21-22 के वर्ष में जो था वो कितना था, अरवल का 850, दूसरे स्थान पे रोहतास था 1024 mm के साथ, और तीसरे स्थान पे मुंगेर 1043 स्थान के। दोस्तों आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि इसमें जो भी डाटा लिया गया है मेरी गारंटी है कि वो 100% सही ही है, 99.99% सही ही होगी। ठीक है, इसमें गलत होने की संभावना बहुत कम है। एक डाटा उसमें छूट गया था लिंगानुपात वाले में बताने के लिए कि जो रोहतास है उसका जो लिंगानुपात है 918 है, जो कि बिहार का एग्जैक्ट लिंगानुपात है। कभी हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दिया जाए किस जिले का लिंगानुपात जो है बिहार के लिंगानुपात के बराबर है, तो रोहतास ध्यान रखेंगे। वृक्षावरण वनावरण हो गया, न्यूनतम वर्षा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखते हैं सर्वाधिक शेड्यूल्ड कास्ट आबादी की जनसंख्या बिहार में किन जिलों में सर्वाधिक है, यानी 80% आबादी सबसे अधिक जो है पहले नंबर पर गया में है 30.39%, यानी पूरी आबादी की 30% आबादी SC की शेड्यूल्ड कास्ट की है। ठीक है, दूसरे स्थान पे नवादा 25.47%, तीसरे स्थान पे औरंगाबाद 24.1%, यानी ये तीनों जो है दक्षिणी बिहार के जिले हैं। ठीक है, न्यूनतम 80% देखिए किशनगंज उत्तरी बिहार का जिला 6.69%, कटिहार उत्तरी बिहार का 8.57 और भागलपुर तीसरे स्थान पे है न्यूनतम SC की आबादी में 10.4%। देखिए सर्वाधिक ST आबादी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी किन किन जिलों में सबसे अधिक है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। WCM का मतलब होगा वेस्ट चंपारण, यानी कि मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण बेतिया होता है। ठीक है, वेस्ट चंपारण बेतिया सबसे अधिक जो है बेतिया में है, ST का प्रतिशत 6.35%, दूसरे स्थान पे कटिहार 5.86 और जमुई तीसरे स्थान पे 4.48%। सबसे कम जो ST आबादी वाले जिले हैं देखिए खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद, तीनों का लगभग वही 0.04% है। तो इन तीनों जिलों में न्यूनतम ST आबादी है। देखिए बिहार में जो है सर्वाधिक गर्म या ठंडा जिला गया है और सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो किशनगंज में होती है। ठीक है, और उसके बाद सबसे कम वर्षा जो होती है वो अरवल और दूसरे स्थान पे गया है। कुछ दिन पूर्व ये गया हुआ करता था, अभी 2021-22 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये अरवल हो गया है। अगर दोनों हैं तो अरवल को लगाइएगा, ठीक है, नहीं रहने से गया ही होगा। वनावरण देखिए, वनावरण और वृक्षावरण में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार हम लोग देख लेते हैं, अभी ही उसका लेटेस्ट डाटा है। तो वन कितना है 7381 वर्ग किलोमीटर, यानी 7380.79 है। तो इसको हम लोग 7381 वर्ग किलोमीटर मान लेते हैं। ये प्रतिशत में होता है, टोटल कितना होता है 7.84%, यानी क्षेत्रफल का 7.84%। और वृक्षावरण जो है 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो होता है 2.48%। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो वर्ग किलोमीटर में वन और वृक्षावरण हो जाएगा हमारा 9722 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में हो जाएगा टोटल आबादी का, मतलब टोटल क्षेत्रफल का 10.32%। देखते हैं आगे, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के सहायता से चलाई जा रही है। बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 और प्रखंड की 534। आगे देखते हैं महानगरों की संख्या कितनी है बिहार में? एक है पटना, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर को महानगर कहते हैं। नगर निगम की संख्या वर्तमान में अभी 19 हो गई है, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154। लोकसभा में बिहार की 40 सीट है, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75, क्योंकि बिहार विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है, विधान परिषद और विधानसभा से बनती है। तो विधान परिषद में 75 और विधानसभा में 243 सीट है। लोकसभा में रिजर्वेशन है SC के लिए 6 सीट पर। कौन कौन सा? देखिए गोपालगंज की लोकसभा सीट, हाजीपुर, समस्तीपुर, गया और जमुई और सासाराम, ये 6 सीट जो है लोकसभा की, उसमें रिजर्वेशन है। विधानसभा का रिजर्वेशन है SC के 38 सीट पर, ठीक है। और यहाँ जो है ST के लिए, विधानसभा में ST के लिए 2 सीट पर, कटोरिया जो कि बांका जिला का है और मनिहारी जो कि कटिहार जिला का है, उसके लिए रिजर्वेशन है। आगे हमारा है हम लोग का बिहार परिचय में, आगे जो है प्रमंडल। पूरे बिहार में जो है प्रमंडलों की संख्या हमारे यहाँ 9 है, ठीक है। 9 प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले। इन 9 प्रमंडल में 38 जिले हैं और 40 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। तो देखिए इसको 3 ग्रुप में इसलिए रखे हैं। देखिए पटना में 6 जिले आते हैं, ठीक है। तिरहुत जिसका कि मुख्यालय मुजफ्फरपुर में, उसमें 6 जिले। मुंगेर उसमें 6 जिले। दरभंगा उसमें 3 जिले। कोसी में 3 जिले और सारण में
3 जिले। उसके अलावा देखिए मगध में 5 जिले आते हैं, पूर्णिया में 4 जिले और भागलपुर में 2 जिले। तो देखिए 6 वाला 3 हो गया यानी 18 जिले हो गए इस 3 प्रमंडल में, और 3 वाला 3 हो गया यानी 9। अगर ये दोनों को आप ठीक से याद रख लेते हैं तो मैक्सिमम आप जिलों का नंबर्स याद रख सकते हैं। उसके बाद मगध में 5, पूर्णिया में 4 और भागलपुर में 2। अब हम देखते हैं हर प्रमंडल में जिले कौन कौन से हैं। देख लीजिए पटना में कितने जिले हैं, टोटल 6 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं ये देखते हैं। पटना में है पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये पटना के 6 जिले हैं। उसके बाद देख लीजिए तिरहुत। तिरहुत का मुख्यालय जो है मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। तो एक जिला इसका मुख्यालय वाला मुजफ्फरपुर, दूसरा हो गया वैशाली, तीसरा ईस्ट चंपारण, ठीक है, और दूसरा चौथा वेस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और उसके बाद शिवहर, ये हो गए तिरहुत के 6 जिले। उसके बाद मुंगेर, उसमें कितने जिले हैं, 6 जिले। कौन कौन सा देख लीजिए, मुंगेर है, खगड़िया है, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा, ठीक है। आगे देखिए कोसी प्रमंडल में 3 जिले, इसका मुख्यालय जो है सहरसा में है। इसमें 3 जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक सहरसा, एक मधेपुरा और एक सुपौल, ये कोसी प्रमंडल का 3 जिला हो गया। दरभंगा में भी 3 जिले हैं, कौन कौन से देख लीजिए, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। छपरा, ये होता है सारण प्रमंडल का जो है मुख्यालय है छपरा, इसीलिए कभी कभी लिखते हैं सारण एट छपरा या छपरा एट सारण, ठीक है। तो 3 जिले कौन कौन से हैं, पहला हो गया सारण, दूसरा गोपालगंज और तीसरा सिवान। पूर्णिया में कितने जिले हैं, 4। तो इसमें कौन कौन से हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 है, सबसे कम, ठीक है। उसमें कौन कौन सा आता है, भागलपुर और बांका। अब जो है ये अंतिम वाला जो है प्रमंडल मगध, जिसमें कि 5 जिले आता है, इसका मुख्यालय जो है गया में है। तो इसके जो 5 जिले हैं, गया है, औरंगाबाद है, नवादा और जहानाबाद और अरवल, ये 5 जिले मगध के हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ये जिलों से सटे हुए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी जिला कौन सा है। तो सबसे पूर्वी यानी बिहार का मैप के हिसाब से सबसे पूर्व में कौन सा जिला आता है, तो किशनगंज आता है, ठीक है। ये छोटा बोर्ड है इसीलिए एक छोटा सा बिहार का मैप बना दिया गया है, ऐसा ही बिहार का मैप है, ठीक है। ये बीच से गंगा नदी जाती है। ये देखिए यहाँ पे वेस्ट चंपारण और यहाँ पे किशनगंज, ठीक है। किशनगंज का ये थोड़ा आगे रहता है तो इसीलिए पूर्वी छोर पे किशनगंज को भी माना जाता है। अगर किशनगंज आपको नहीं रहता है ऑप्शन में और कटिहार रहता है तो आप कटिहार को लगा सकते हैं पूर्वी जिला बिहार का, ठीक है। पश्चिमी जिला जो है सबसे कैमूर जो है यहाँ पे होता है, ठीक है। तो सबसे पश्चिमी जिला कैमूर मानते हैं क्योंकि ये भाग इधर बढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कैमूर नहीं हो तो आप बक्सर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो बक्सर को भी आप ये कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये इसका बिहार का पश्चिमी जिला है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा होता है, पश्चिमी चंपारण। ये देखिए यहाँ से अगर सेंटर लेते हैं तो ये सीतामढ़ी होगा, लेकिन ये भाग ऊपर उठा हुआ रहता है तो इसीलिए क्या करते हैं, उत्तरी जिला वेस्ट चंपारण को मानते हैं, यानी पश्चिमी चंपारण को बिहार का सबसे उत्तरी जिला मानते हैं। अगर उसके अनुपस्थिति में सीतामढ़ी है तो सीतामढ़ी को ही आप लोग सबसे पश्चिमी जिला मान सकते हैं। दक्षिण में देख लीजिए यहाँ पे गया होता है, नवादा, तो आप गया या नवादा जो भी रहेगा, अगर दोनों रहेगा तो आप गया को लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि गया का भाग जो है थोड़ा ये बड़ा रहता है पश्चिम की तरफ से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार के कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्य या देश से लगते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेपाल से कौन कौन से जिले लगते हैं। तो नेपाल से हमारा 7 जिला लगता है बिहार का। कौन कौन सा देखिए, शॉर्टकट में लिखा गया, छोटा बोर्ड है और जगह कम है। तो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण, वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले नेपाल से लगते हैं। ये 2-3 बार बीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा जिला नेपाल से लगता है या नहीं। इसमें यहाँ पे कटिहार दे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यूपी से लगने वाले कितने जिले हैं, 8। यूपी और झारखंड से 8 जिले लगते हैं। तो कौन सा, जीपीजी यानी कि गोपालगंज, वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर। देखिए यूपी इस एरिया में होता है तो इधर के सारे जिले होते हैं। झारखंड यहाँ पे होता है तो इधर के सारे जिले होते हैं, और इधर नेपाल है तो इधर के सारे जिले, और इधर पे आपका वेस्ट बंगाल है तो ये 3 जिले वेस्ट बंगाल से लगने वाले हैं, ठीक है।
अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कि पटना से कितने जिले लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि पटना से कितने जिले लगते हैं। पटना से ओबियसली 9 जिले लगते हैं, उसका नाम हम लोग अभी देखते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल से जो सटे हुए जिले हैं, यानी कि पश्चिमी बंगाल से कौन कौन से जिले लगते हैं? पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज की सीमा जो है पश्चिमी बंगाल से लगती है, 3 जिले हैं। ठीक है। एक बार हालांकि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार में जो है पटना जिला, चूंकि बिहार की राजधानी है इसीलिए इसलिए पूछा गया था कि कितने जिलों से घिरा हुआ है। तो ये देख लीजिए, उसमें नालंदा, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और लखीसराय। मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए आप अपने बगल में कम से कम बिहार का मैप रखें, या तो डायरेक्ट बुक से, या नहीं तो बिहार का बड़ा वाला मैप भी मिलता है, उसको सामने में लगा के रखें और इन सब चीज़ों का वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप शायद भूलेंगे नहीं। और एग्ज़ाम में यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एकदम सही सही लगा पाएंगे आंसर में। देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग बिहार परिचय में अब कुछ विविध तथ्यों को देख लेते हैं जो बिहार से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है वो कौन सा है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। इसमें अभी बाघों की संख्या हाल में जो 29 जुलाई को बाघ दिवस पर गणना हुई थी उसमें शायद 54 है, इससे पहले 31 था। ठीक है, तो ये लगभग 2 गुने के आसपास हो गई है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1978 में हुई थी। ठीक है, बाघ अभयारण्य की मतलब बाघ अभयारण्य तो नहीं बना था, लेकिन वो एक उद्यान के रूप में 1978 में उसकी स्थापना हुई थी और उसको नेशनल रिजर्व का दर्जा दिया गया था 1989 में, यानी राष्ट्रीय रिजर्व। और 7/8/2012 ये वो तिथि है जब इसको टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाइड किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि बिहार में वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं। ठीक है, हर एग्जाम में बिहार का एक न एक इससे पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं गौतम बुद्ध वन्यजीव विहार जो है वो कौन से जिले में है? गया जिले में है। भीमबांध वन्यजीव विहार या अभयारण्य कहाँ पे? मुंगेर जिला में। पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा जिला में। उसी तरह उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण, WC लिखा हुआ। कैमूर, ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है कैमूर और रोहतास दोनों जिलों में पड़ता है, इसलिए दोनों का नाम रखा गया है। बिहार का जो है एक हालिया निर्णय लिया गया है कि कैमूर में एक दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। 2023 में निर्णय लिया गया, तो अगर दूसरा टाइगर रिजर्व कहीं आता है तो वो कैमूर जिले में होगा। हम लोगों का पक्षी विहार जो है बिहार में मुख्य कौन कौन से हैं? देखिए, नागी और नकटी ये अलग अलग पक्षी विहार है, दोनों क्या है? जमुई जिले में मिलते हैं। ठीक है, कांवरताल या कांवर झील ये जो है बेगूसराय जिले में है ये। ठीक है, कुशेश्वर स्थान या कुशेश्वर थान जो है वो दरभंगा जिले में है। और सलीम अली जुब्बा साहनी या इसको बरेला ताल भी कहते हैं ये पक्षी विहार को, सलीम अली जुब्बा साहनी। सलीम अली कौन थे? बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे, तो उसी के नाम पे सलीम अली जुब्बा साहनी, या उसका लोकल नाम क्या है? बरेला ताल। ये जो है वैशाली जिले में पाया जाता है। और बिहार का ही नहीं, ये भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य गांगेय डॉल्फिन। ठीक है, ये कहाँ पे है? विक्रमशिला भागलपुर जिले में। आगे हम लोग देखते हैं बिहार के और कुछ विविध तथ्य। अब देख लीजिए, हम लोग बिहार के जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि विविध से रिलेटेड है। देख लीजिए, बिहार का पहला PM यानी कि प्रधानमंत्री, आज़ादी से पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो प्रांतीय राष्ट्राध्यक्ष होते थे यानी प्रांत के जो प्रमुख होते थे जो कि अभी CM कहलाते हैं, पहले वो PM कहलाते थे। तो बिहार का जो पहला अगर प्रधानमंत्री कौन बना था तो वो हम लोग बोलेंगे मोहम्मद यूनुस को। ठीक है, और बिहार के पहले CM के तौर पे आज़ादी के बाद भी श्री कृष्ण सिंह, जिसको कि बिहार केसरी भी कहा जाता है। पहला गवर्नर बिहार का कौन था? जयराम दौलत राम। और पहला दलित CM यानी कि SC/ST समाज से संबंध रखने वाले दलित CM कौन थे? BPS यानी कि भोला पासवान शास्त्री जी। ठीक है, पहला मुस्लिम CM कौन थे? अब्दुल गफूर, ये गफूर लिखा गया है। ठीक है, और पहला वुमेन CM यानी कि
महिला चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन बनी थी? लालू यादव जब चारा घोटाला में फंस गए थे तो उसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया था और बिहार के पहले महिला सीएम बनी थी। ठीक है, पहला निर्दलीय यानी कि किसी दल से चुनाव नहीं लड़के वो सीएम बन गए थे, वो कौन थे? माया प्रसाद सिंह, महामाया। ठीक है, पहले शिक्षा मंत्री बिहार के कौन थे? सर गणेश दत्त। उसके बाद पहला मुस्लिम गवर्नर राज्यपाल कौन थे? जाकिर हुसैन। और पहला भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष जो कि बिहार से थे, बिहार से जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे पहले बिहारी, वो कौन थे? बलीराम भगत। इसको बीबी यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया गया है, बलीराम भगत। कभी कभी शॉर्टकट में इसलिए लिख दिया जाता है कि इसको आप याद करके उसका नाम को बार बार दिमाग में सोचेंगे तो उससे क्या होगा कि दिमाग में वो चीज़ रहेगा। ठीक है, तो ये 5th लोकसभा जब चल रहा था उसमें 1976-77 में ये कौन थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे बलीराम भगत जी। वो कहाँ से? बिहार से ताल्लुक रखते थे। आप लोगों को सबको पता ही होगा भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कहाँ से संपर्क रखते थे? बिहार से। ठीक है, उनका जन्म दिवस जो है 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। तो ये 3 दिसंबर जो है मेघा दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया था। सिवान के जीरा देवी में इसका जन्मस्थल है। आगे हम लोग देखते हैं बिहार के विविध तथ्यों को छोटा छोटा करके देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले पहले बिहारी कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले बिहारी। पहला हिंदी दैनिक कौन था? सर्वहितैषी। पहला हिंदी दैनिक बिहार का सर्वहितैषी था। और इंग्लिश यानी कि पहला हिंदी दैनिक की जगह पे पहला अंग्रेजी दैनिक वो सर्चलाइट था। पहली भोजपुरी फिल्म जो थी बिहार की वो कौन सी थी? हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो, यानी चुंदरी चढ़ाने की बात हो रही है। मैथिली में जो पहली बिहार की मैथिली फिल्म थी वो कन्यादान थी। ठीक है, बिहार का पहला वाईफाई गांव कौन सा है? बेलदारी चक है, ये पटना में है। बिहार का पहला बीपीओ सेंटर कहाँ पे है? पटना में, टीसीएस कंपनी का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, बिहार का पहला स्टील साइलो अनाज भंडार के लिए कहाँ पे बना है? डहरिया, कटिहार में। ठीक है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ पे? बिहटा, पटना में। पहला किसान बिजनेस स्कूल कंजिया नाथनगर, भागलपुर में। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल था महात्मा गांधी सेतु, ये 5.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। और रेल के लिए कोइलवर पुल। और उसके बाद बिहार में जो है सबसे बड़ा अभी तक का भूकंप आया था 1934 ईस्वी में। ये सिर्फ साल याद रखेंगे आप। देख लीजिए बिहार का पहला महिला जेल कहाँ पे है? भागलपुर में। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर 1975 में स्थापित हुआ था। पहला रेल जो बिहार में चला था वो 1860-62 में भारत में चला था। 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। और बिहार में जो है ईस्ट इंडिया रेलवे के द्वारा 1860-62 के बीच में चलाया गया था। ठीक है, एकमात्र तेल शोधन कारखाना जो है वो बरौनी जो कि बेगूसराय जिले में पड़ता है वहाँ पे है। भारत का दूसरा ग्रीन शहर या बिहार का पहला ग्रीन शहर भभुआ या कैमूर है। पहला फ्लड लाइट प्ला स्टेडियम राजवंशी नगर पटना में बना है। पहला बिहारी जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था ये थे रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए, जो 1972 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पहला सौर गांव ये जो है भारत का भी पहला सौर गांव है धनरई गांव कौन से जिले में है? जहानाबाद जिले में। देश का पहला टिम्बर मार्ट ये हाजीपुर में है। ठीक है, और बोध गया में जो बौद्ध मंदिर का निर्माण किए हैं वो गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने किया है। देख लीजिए आगे, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? सोनपुर कहाँ पे है? गंगा और गंडक नदी के संगम पे सोनपुर है, वहीं पे हाजीपुर के बगल में सोनपुर, वहीं पे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। पहला बिहारी जो दिल्ली के गद्दी पे बैठा था उनका नाम था शेरशाह सूरी, सासाराम से इसका संबंध है। ठीक है, भारत का पहला प्रिजन ईआरपी सिस्टम यानी कि ये जेल में जो है कैदियों को रखने के लिए एक आधुनिक प्रणाली है, उसका कहाँ पे सबसे पहले प्रयोग हुआ था? बेऊर जेल जो कि पटना में है। बिहार पहला राज्य है जिसने क्या किया? अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा दिया, कानूनी अधिकार या कानूनी दर्जा दिया। ठीक है, जापान का सेंदाई फ्रेमवर्क 15 वर्षीय सेंदाई फ्रेमवर्क किस चीज़ के लिए? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, वो 2015 से 2030 के वर्ष के लिए।
ये लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है, देश का सबसे लंबा डबल डेकर पुल, यानी एक पुल है उसके ऊपर भी पुल, ठीक है, डबल डेकर पुल कहाँ पे बना है? बिहार के छपरा में। और भारत में सबसे पहले महिलाओं को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के लिए 35%, ये बिहार में सबसे पहले लागू हुआ। और पंचायती राज संस्थाओं में, यानी कि पंचायतों में जो मुखिया का चुनाव होता है उसमें 50% महिला आरक्षण, वुमेन रिजर्वेशन। ठीक है, कृषि रोड मैप शुरू करने वाला भारत का पहला देश कौन सा है? बिहार है। अभी तक 4 कृषि रोड मैप हो चुके हैं, 3 समाप्त हुआ है और चौथा अभी 1 अप्रैल 2023 से 2028 तक ये चलेगा। ठीक है, कृषि रोड मैप के माध्यम से क्या करते हैं? कृषि में उत्पादन को कैसे वृद्धि किया जाए, इस पे सरकार विशेष ध्यान देती है। ठीक है, तो ये 2007 में इसका घोषणा हुआ था, 8 से 12 पहला कृषि रोड मैप, और दूसरा जो था वो 12 से 17, और तीसरा 17 से 22, और उसके बाद चौथा अभी 1 अप्रैल 2023 से 2028 तक। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने बिहार के विविध तथ्यों को और बिहार के परिचय से सभी चीज़ों को देखा है। मेरा मानना है कि ये किसी भी सामान्य एग्जाम के लिए ये सब चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग इसको पहले से पढ़ चुके हैं तो वीडियो को 1-2 बार देख लेने से आपका रिवीजन हो जाएगा और इसमें फैक्चुअली गलत होने की संभावना बहुत कम है। और इसमें जो है 2-3 बुक का भी इसमें मदद लिया गया है ताकि कोई भी डाटा गलत या उल्टा पुल्टा ना हो जाए। उसके बाद हर चीज़ को इंटरनेट के माध्यम से उसको चेक किया गया है कि सही है कि नहीं, और उसके बाद बिहार की आर्थिक समीक्षा आदि के मदद से इसका ये किया गया, डाटा का वेरिफिकेशन किया गया। आशा करते हैं कि आप सबको ये बहुत मददगार होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।